तो तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच रूस के राष्ट्रपति ने ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के 2 प्रांतों को अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी है। रूस के फैसले के डोनेत्स्क और जश्न मनाया गया है डोनेत्स्क में। और आपको साथ ही ये भी हम बताएं, यूक्रेन ने इस फैसले पर कड़ा एतराज जताया है। वहीं बॉर्डर पर तनाव लगातार जारी है। यूक्रेन कह रहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं। सबसे पहले रूस ने कहा था कि अगर हमारी प्रमुख मांगें नहीं मानी जाती हैं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। फिर रूस को चेतावनी अमेरिका की तरफ से भी दी गई थी। उसके बाद यूक्रेन ने भी यही कहा कि हम किसी से डरते नहीं हैं, हम अपने आप को डिफेंड खुद करने में सक्षम हैं। तो देखिए, यूक्रेन के 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश में घोषित किया व्लादिमीर पुतिन ने। उसके बाद लगातार विरोध हो रहा है इस फैसले का। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं और आपको बता दें, पूर्वी यूक्रेन के कई हिस्सों में लोगों ने खुशी भी जाहिर की है। वो तस्वीरें भी अभी हम आपको दिखाएंगे कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस फैसले के बाद किस तरह लोग जश्न मना रहे हैं। बड़ी खबर यह कि यूक्रेन संकट पर यूएनएससी में इमरजेंसी मीटिंग, पुतिन का कदम हमले के लिए बहाना। ये अमेरिका की तरफ से इस बैठक में कहा गया है रूसी सेना पूरी तरह से वापस लौट जाए। ये यूक्रेन की तरफ से बयान में कहा गया। डोनबास में हम खून खराबा नहीं चाहते, ये रूस ने कहा है। अमेरिका नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, ये रशिया ने कहा है। वहीं शांति बहाली बहुत ज्यादा जरूरी है यूक्रेन में सीमा पर, यह भारत की तरफ से कहा गया। और आपको बता दें, जो भारतीय वहां पर रहते हैं उनको लेकर चिंता पहले ही भारत जाहिर कर चुका है और अब उनको वापस लाने के लिए विमान भी रवाना हो चुका है। और भारत पहले दिन से एक ही बात कह रहा है कि शांति बहाल रहनी चाहिए और इस पूरे मसले को बातचीत के जरिए आप लोग सुलझाएं। व्लादिमीर पुतिन ने जब इस फैसले का ऐलान किया, उसके बाद चौतरफा विरोध का सामना रशिया कर रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज साथ में हैं और बड़ा कदम उठाने की पूरी तैयारी में हैं। आगे हम कैसी गतिविधियां देखेंगे, मेरे साथ 2 खास मेहमान मारूफ रजा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे पास हमारे साथ हैं इस समय। मारूफ रजा, सबसे पहले सर मैं आपके पास आ रही हूं। आप इन तमाम गतिविधियों को, इन अलग अलग देशों से आई प्रतिक्रियाओं को कैसे देख रहे हैं? युद्ध के संकेत माने हम जो फैसला लिया है पुतिन ने? देखिए, पहले से ये नजर आ रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन अपना एजेंडा बना के रख चुके थे और वो एजेंडा के तहत चल रहे हैं। उन्होंने सोच के हर कुछ हफ्तों में ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे अमेरिका और यूरोप के देश खाली ऐलान कर पा रहे हैं कि भाई हम सैंक्शन करेंगे, हम रोकेंगे रशिया को। लेकिन जिस तरीके से अभी पिछले 24 घंटे की हालत नजर आई है, इसमें ये साबित होता है कि रशिया और पुतिन साहब रुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई सालों से ये वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, नेटो, इनको बताया था कि आप जो है मेरी सीमा के नजदीक और मत आए। और पुतिन साहब का कहना था कि पहली बात, ये यूक्रेन का जो हिस्सा है ऐतिहासिक तौर पर रशिया का हिस्सा है। रशिया का जो पुराना रूस स्टेट बना था, जो 9 सेंचुरी में बना था, वो यूक्रेन से ही बना था। दूसरी बात यह है कि 2 बड़ी इन्वेजन के दौरान इस इलाके ने रशिया को थोड़ी सांस लेने की गुंजाइश दी है। जब नेपोलियन ने हमला किया था 1841 में, और उसके बाद 1814 में, और उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस टाइम हिटलर ने 1941 में जब हमला किया था रशिया पे, उनको ज्यादातर रुकावट यूक्रेन में मिली थी, जो यूक्रेन, रशिया और यूरोप के बीच में एक किस्म से बफर है। तीसरी बात यह है कि पुतिन साहब बार बार ऐलान करते गए हैं कि मैं लड़ाई नहीं लड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं मिलिट्री टेक्निकल जो तरीके हैं इख्तियार करने को तैयार हूं। उसमें साइबर अटैक भी हो सकता है। उसमें जिस किस्म से उन्होंने अभी ये ऐलान किया है, ये डोनबास के 2 रीजन हैं जिसमें आबादी ज्यादातर रशिया के ही समर्थन में है और रशिया से वो मिलाप रखे हैं और पुराने सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। तो इन इलाकों को वो अभी 7 लाख लोगों को पासपोर्ट इशू कर दिया उन्होंने। तो एक हिसाब से बात ये फिसल कर यूरोप और नेटो के हाथ से निकल गई। अब अगर यूरोप और नेटो
हमला करेगा, रशिया कहेगा ये मेरा इलाका है, जिस किस्म से बेलारूस मेरा इलाका है, और इसमें अगर आप आएंगे तो आप और बड़ी लड़ाई छेड़ने को तैयार है, तो मैं लड़ने को तैयार। तीसरी बात यह है कि रशिया को जितना ये तनाव बना रहेगा, इससे ऑयल प्राइसेस बढ़ते गए। जैसे आप जानते हैं ऑयल और गैस के प्राइस वो $100 पे आ गए, और रशिया के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि ओपेक के बाहर ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल, गैस और कोल। और ये खाली यूरोप नहीं जो 40% रशिया के गैस और कोल पे डिपेंडेंट है, लेकिन जापान और साउथ कोरिया भी जो अमेरिका के खास साथी हैं, वो भी रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये सैंक्शन वगैरह के जो ऐलान है ना, तो रशिया भी बटन दबा सकता है, जिससे इन लोग के ऑयल और गैस की रिक्वायरमेंट और कोल की रिक्वायरमेंट एकदम से रुक सकती है। और ये आप जानती हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए कितना मुश्किलात पैदा कर सकती है। और लास्ट चीज ये है, जो रशिया का ये एक्शन हुआ है, इसको देख देख कर चाइना का भी हौसला बढ़ेगा। और चाइना कल चाहे ताइवान हो या लद्दाख का एरिया हो, जहां पे वो बार बार ऐलान करता आया है कि ये हमारा इलाका है, वो भी ये हरकत करने को तैयार होगा। तो हमारे को दो चीजों के लिए चौकन्ना रहना पड़ेगा। एक तेल के प्राइसेस से, जिससे हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक चोट पड़ रही है, और दूसरी चीज ये है कि अगर ये चाइना ने लद्दाख या अरुणाचल में यही किया जो रूस ने किया है, तो इसमें हमारा क्या एक्शन होगा। ठीक है सर, आपने चाइना का जिक्र किया तो मैं अब सर सिवाच सर के पास जा रही हूँ। सर, यूएस ने तो चाइना से बात भी कर ली है कि अब पाबंदियां लगाने का टाइम आ गया है, और अमेरिका ने कह दिया है अब हम शांति से एक कोने पर बैठे, या वो समय नहीं रहा। देखो, एक समझने की कोशिश है कि जो आज पुतिन ने किया वो एक मास्टर स्ट्रोक था। बिना लड़ाई लड़े उसने वो कर दिया जो उसने चाहता था। देखो, पहले उसने पोस्चरिंग की, पहले उसने अपने ट्रुप्स को डिप्लॉय किया, 1.5 लाख के करीब ट्रुप्स डिप्लॉय किए, बेलारूस में किए, ईस्टर्न यूक्रेन में किए, क्रीमिया में किए, और आपके ब्लैक सी में एक दबाव डाला। और उसके बाद बिना लड़ाई लड़े इसने ये जो 2 ब्रेकवे प्रोविंस हैं डोनबास के, लोनसक और डोनसक को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया, इंडिपेंडेंट, और उनके साथ एक फ्रेंडशिप और एड ट्रीटी साइन कर ली। इसका मतलब 2 बातें हैं, एक तो इनको डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट, एक ये इनको एक ट्रीटी साइन कर ली, अगर इनके ऊपर कोई हमला होता है तो रूस जो है उसकी मदद करेगा। और ये जो 2 प्रोविंस बढ़ाए हैं, जो न्यूली फॉर्म प्रोविंस, ये एक बफर जोन का काम करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच में। तो सच्चाई ये है कि जो रूस ने करना था वो तो कर दिया, अब पलड़ा जो है नाटो के हाथ में है कि नाटो क्या करेगा, क्या उसका एक्शन होगा, उसके ऊपर काउंटर एक्शन होगा रूस का। रूस मुझे नहीं चाहता, लड़ाई चाहता है, क्योंकि लड़ाई किसी के फायदे के लिए नहीं है। लड़ाई में प्रॉब्लम क्या है कि एक तो सबसे ज्यादा इकोनॉमी को हिट करेगी पूरी वर्ल्ड की, और अगर सैंक्शन भी लगती है रूस पे, मैं मानता हूं कुछ ना कुछ इंपैक्ट होगा रूस पे, क्योंकि 1/3 ऑफ ऑयल और 1/4 ऑफ गैस जो कि रूस से यूरोप में भी जाती है, उसका इंपैक्ट होगा। ये अमेरिका सोच रहा है कि अगर रूस नहीं सप्लाई कर सकता गैस और ऑयल, वहां पर उसकी सैंक्शन लगेगी, तो वो उसको मार्केट को खुद एक प्रकार से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। मगर सच्चाई ये है कि जो स्थिति अभी पैदा हुई है वो रूस के बहुत फायदे में है। रूस ने वो कर दिया जो करना चाहते थे। मिन्स्क एग्रीमेंट अभी बिल्कुल नल एंड वाइड हो गया है। अब यूक्रेन के पास कोई खास चारा है नहीं, यूक्रेन की काबिलियत नहीं है कि यूक्रेन कहीं रूस का मुकाबला कर पाए, क्योंकि जो मिलिट्री की अगर आप तुलना करें तो कम से कम 10 गुना फर्क है, क्योंकि रूस बहुत ही मिलिट्री स्ट्रांग है और नाटो कंट्री खुद तो लड़ने वाली नहीं, हथियार देंगी, उससे नहीं कर पाएगा यूक्रेन कुछ भी। तो आज की हालात मुझे लगते हैं जिस प्रकार से पुतिन ने एक मास्टर स्ट्रोक कर दिया है, ऐसे में एक सैंक्शन के अलावा कोई और चारा लगता नहीं नाटो कंट्री और अमेरिका के पास। ये जो जद्दोजहद है रूस का, दरअसल रशिया नहीं चाहता कि नाटो का सदस्य बने यूक्रेन, और नाटो साफ कर चुका है कि रशिया के पास किसी तरह का कोई हक या वीटो नहीं है बीच में दखल अंदाजी करने का। मारूफ सर, मैं आपके पास आ रही हूं, पहले जरा हम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि यूएनएससी के मंच से भारत ने क्या कहा है। भारत ने कहा है मकसद शांति बनाए रखना है, शांति के साथ आप इस मसले को सुलझाने की कोशिश कीजिए।
We call for restraint on all sides. The immediate priority is de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries and aimed towards securing long-term peace and stability in the region and beyond. We are convinced that this issue can only be resolved through diplomatic dialogue. As we have time and again emphasized, constructive diplomacy is the need of the hour to avoid scaling up of tensions. The safety and security of civilians are essential. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is of priority to us. In conclusion, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security. तो रूस पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका, ये इस बीच बड़ी खबर आ रही है। रूस के फैसले पर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान, रूस पर आज ही नए प्रतिबंध लगाएंगे, ये यूएस की तरफ से कहा गया है। अमेरिका ने चाइना से भी इस बाबत बात की है और यूएस और रशिया के बीच में जिस तरह के संबंध हमने देखे हैं वो सबके सामने है और इससे जो रिश्ते हैं वो और बदतर भी हो सकते हैं। यूएस भी एक के बाद एक चेतावनी देता आ रहा था और रशिया ने फिर यूएस की कठपुतली बता दिया यूक्रेन को और यूक्रेन ने कह दिया दैट वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनी एनिमी और एनी डेट, वी विल डिफेंड आवरसेल्व्स। ये रशिया, ये लगातार यूक्रेन कह रहा है। तो अभी व्हाइट हाउस का बयान आया है कि आज ही नए प्रतिबंध हम लगाएंगे रशिया पर। वहीं अगली बड़ी खबर का हम रुख करें, यूएनएससी में रूस का बड़ा बयान ये कि डोनबास में हम खून खराबा नहीं चाहते। अमेरिका नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, ये रूस ने कहा है। हम बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझाने के लिए तैयार हैं। जा रही हूं मैं मारूफ रजा जी के पास। मारूफ रजा जी, पहले दिन से रशिया कह रहा है हम बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझाने को तैयार है। नाटो पहले ही जवाब दे चुका है। चौतरफा रशिया अब घिर रहा है आज के ऐलान के बाद। जब बातचीत के जरिए मुद्दा वो सुलझाना चाहता है तो फिर इन तमाम गतिविधियों का क्या मतलब है? पहले सैनिक भेज दिए, फिर कहा हमने सैनिक वापस बुला लिए, जबकि ऐसा हुआ भी नहीं। देखिए, अमेरिका के कुछ बहुत जानकार पॉलिटिकल साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स जिन्होंने इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत पढ़ाई की है, उनका YouTube पे भी वीडियो है और उन्होंने वैसे भी कहा है कि ये सारी समस्या ज्यादातर अमेरिका और यूरोप ने बनाई है और अब वो रूस के ऊपर जिम्मेवारी फेंक रहे हैं। क्योंकि पहली बात ये है कि आज की बात नहीं है कि रूस कह रहा है कि अमेरिका और नेटो और यूरोप रूस की सीमा तक खींच के आके खड़े हो जाए। जब रूस टूटा था तब मिखाइल गोर्बाचोव साहब को भी वेस्टर्न जो नेगोशिएटर्स थे उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि साहब हम आपके सीमा और नेटो की सीमा के बीच में फासला रखेंगे। जहां पे यूक्रेन जैसे देश, बेलारूस जैसे देश और कुछ और जैसी इस्टोनिया वगैरह हैं, उनको एक किस्म से बफर रखा जाएगा। जैसे इंडिया और तिब्बत चाइना के बीच में नेपाल है और भूटान है। लेकिन धीरे धीरे वेस्टर्न अलायंस रशिया की सीमा के नजदीक आता गया है और जहां पे इन्होंने बिल्कुल नेटो के अंदर हड़प नहीं किया है, वहां पे सब किस्म के कार्यकर्ता और सब किस्म के हथियार वहां डाल रखे हैं। इसी से यूक्रेन थोड़े अपना हौसला दिखा रहा है। लेकिन पहले भी जब जॉर्जिया में ये किस्म से मसला खड़ा हुआ था 2008-2010 के बीच में, तो जॉर्जिया के राष्ट्रपति ने भी रूस के खिलाफ काफी अपनी हिम्मत दिखाई थी। लेकिन जब एक बार रूस घुस आया तो उसको कोई बचाने वाला नहीं था और बेचारा अभी तक प्रिजन सेल में बैठा हुआ है। और अभी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वो भी वेस्ट ने, अमेरिका ने वहां बैठाया है, क्योंकि पुराना जो राष्ट्रपति था वो रूस का एक किस्म से जाना माना बंदा था, उसको हटाया गया था। तो जब से बात बिगड़ी है 2014 से, अभी खाली ये चीज हमको समझना है कि क्या नेटो और अमेरिका इस बात को और आगे लेकर एक विश्व युद्ध बनाना चाहता है। क्योंकि अगर बनाएगा, जैसे जैन साहब ने
बताया, इसमें किसी का फायदा नहीं होता। ठीक है। जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो डिप्लोमेसी फेल हो जाती। ठीक है। तो अगर डिप्लोमेसी आपको जारी रखना है तो आपको बातचीत जारी रखना है। ठीक है सर। लेकिन इतना मुझे समझ आ रहा है कि अब रूस पीछे नहीं हटेगा। ठीक है। उसने, जैसे जन साहब ने बताया, मास्टर स्ट्रोक चला दिया। ठीक है। अब उनके टेबल पे बात रख दी है कि आप इससे आगे बढ़ोगे तो मेरी सेना का मुकाबला करो, जो दुनिया की सबसे नंबर 2 सैन्य शक्ति सेना है, तो चाइना से भी बड़ी है। जी, और बिल्कुल। अमेरिका अकेले तो उनका मुकाबला कर सके, लेकिन जब अमेरिका के लोग बटे हुए हैं चाइना के खिलाफ, अरब देश के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, और चारों तरफ दुनिया में तैनात खड़े हुए हैं, जी, मारूफ तो जी। अमेरिका के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि ठीक वो यूरोप की लड़ाई यूरोप में लड़े। ठीक है। थैंक यू मारूफ सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिवात सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और